डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हमारी ये यात्रा जारी है और मौजूदा वक्त में इस वक्त मैं बिहार के मोकामा में बैठी हुई हूं। लेकिन राजनीति हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से उसका तापमान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एक बयान से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो बयान उन्होंने दिया था बांसवाड़ा में राजस्थान के मंगलसूत्र को भी कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी टेढ़ी नजर लगाकर रखी हुई है। महिलाओं को लेकर उनका यह बयान दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से लेकर पुलिस थाने तक शिकायत दर्ज कराई गई। लेफ्ट पार्टियां भी निकलकर सामने आ गई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए लगातार इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। पहले चरण के 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 26 सीटों पर आपको बता दें 26 तारीख को मतदान होगा, लेकिन उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। लगातार एक के बाद एक कई रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने घोषणा पत्र में किस तरह से माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैनी नजर गड़ाकर रखी हुई है और सिर्फ लोगों के अधिकारों को छीनकर एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि इस पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि हमारे घोषणा पत्र को सही तरीके से नरेंद्र मोदी पढ़ ही नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं और इस वजह से समय दिया जाए ताकि जाकर हम नरेंद्र मोदी को समझा सके कि कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज मंगलवार है, 4 जून को जब नतीजे आएंगे उस दिन भी मंगलवार होगा। किसका होगा मंगल बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन मंगलसूत्र वाली राजनीति से बीजेपी अपना मंगल करने की ये जो कोशिश कर रही है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी या फिर विपक्षी दलों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें ज्यादा दम दिखेगा। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस बयान पर आज किस तरह से घमासान मचा रहा उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। दो दिन, 2 राज्य और 3 रैलियां, लेकिन मुद्दा एक, मंगलसूत्र। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के चुनाव से 4 दिन पहले जो चुनावी प्रहार शुरू किया है वो तमाम ऐतराज के बावजूद जारी है। एक बार फिर पीएम मोदी ने मंगलसूत्र पर चुनावी पंजे का वही खतरा दिखाया जो पिछले 2 दिनों में उन्होंने बांसवाड़ा से लेकर अलीगढ़ तक दिखाया। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। पीएम मोदी ये हमले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के हवाले से कर रहे हैं। घोषणा पत्र में लिखी बातों के मायने अपनी रैलियों में बताते हैं। अब कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक चुनाव आयोग से लेकर पुलिस थाने में शिकायत दे देकर परेशान हैं। कहते हैं मंगलसूत्र पर झूठ की सियासत हो रही है। मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ बची है। आपको पता है मंगलसूत्र इस देश में कब बिके थे? कोविड में बिके थे, जब लोगों के पास खाने को दाना नहीं था। मंगलसूत्र तब बिके इस देश में। शर्म आती है प्रधानमंत्री आपको? आपके रहते हुए इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं। कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू महिलाओं का जो बेइज्जती किए हैं, अपमान किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या हिंदू संस्कार उनको समझ में आए हैं? और आप कह रहे हैं कि हिंदू महिला इतनी अबला है? आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी बौखला गए। अब कहां से मंगलसूत्र की बात हुई है? अब घोषणा पत्र बताइए, आप भी पढ़ते हैं
अब हमें तो फिर ऐसे बात करेंगे तो हमें अंदेशा होगा कि शायद मोदी जी की पढ़ाई के बारे में फिर सवाल पूछने पड़ेंगे। दरअसल पीएम मोदी की ओर से इंडिया गठबंधन के दलों और खासकर कांग्रेस के खिलाफ मंगलसूत्र वाले अटैक के पीछे महिला वोटों की एक राजनीति भी है। यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। आंकड़े बताते हैं कि देश में महिला मतदाताओं की पहली पसंद में कमल का फूल तेजी से अपनी पैठ बनाता जा रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में वोट देने वाली 26 करोड़ महिलाओं में 29% ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 के चुनाव में 29 करोड़ महिला मतदाताओं में से 36% ने बीजेपी को वोट किया। और देश में होने वाले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी की बात की जाए तो उनमें भी महिला मतदाताओं की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर देखें तो 2019 में जब चुनाव हुए तो कुल पुरुष मतदाताओं में से 67.02% पुरुषों ने मतदान किया, तो कुल महिला मतदाताओं में से 67.18% महिलाओं ने वोट डाला। ऊपर से 2019 में जिस महिला मतदाता की तादाद 43 करोड़ थी, वो 2024 में 47 करोड़ के पार जा पहुंची है। ऐसे में बहुत संभव है कि इन्हीं महिला मतदाताओं के वोट को पाले में करने के लिए ही बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने मंगलसूत्र वाली सियासत की शुरुआत की है। आज तक ब्यूरो। अपने चुनावी प्रचार को और धार रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह बयान दिया गया, जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई है। चारों तरफ से बीजेपी पर प्रहार किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है पलटवार। लेकिन इसके जरिए किसको मिलेगा फायदा, किसका होगा नुकसान, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही दानिश कुरैशी जी, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, अब उसको लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है। पीएम मोदी के आरोपों पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है ये तो हार के शुरुआती लक्षण हैं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है कि ये तो शुरुआती हार के लक्षण है। क्या कुछ कहा गया है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से, सुनिए। इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया, इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जारी रखता। अखिलेश यादव की ओर से सीधा प्रहार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पर। नलिन कोहली जी, बिना समय गवाए सीधा जवाब आपसे। वो कह रहे हैं कि ये हार के शुरुआती लक्षण है, क्या है इस पर जवाब आपका? तथ्यों से भाग रहे हैं, सत्य से भाग रहे हैं, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या विषय उठाया? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि भाई आप धन लेके बांटेंगे। धन कहां से लेंगे? मतलब उन लोगों से लेंगे जिनके पास धन है। वो कोई भी हो सकता है, आप में कोई भी हो सकता है, क्योंकि देश में गरीबी है। 40 साल, 50 साल, 60 साल से कांग्रेस कहती गई गरीबी हटाओ। जैसे हमारे नेता कहते हैं, दादी से पोते तक एक ही नारा रहा। अब हटाने की बात जब हटने लगी है, देश आगे बढ़ रहा है, बड़ी अर्थव्यवस्था हो रही है, तो वो उस अर्थव्यवस्था और मानसिकता की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया ने कूड़े के डब्बे में फेंक दिया है। वामपंथी मानसिकता कि हम जो है पैसे सबका लेंगे फिर उसको बांटेंगे। भूदान में जमीन तक तो कांग्रेस की सरकारें दे नहीं पाई। बड़े बड़े लोगों ने मेहनत करके खुद भूदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये लिखा है, कहीं स्पष्ट कहा है उन्होंने कि हम व्यक्तियों से धन नहीं लेंगे, हम सिर्फ गरीबों का फायदा करना चाहते हैं स्कीम्स के माध्यम से। वो तो मोदी जी की सरकार कर ही रही है।
चाहे अन्न के मामले में हो, टॉयलेट्स के मामले में हो, किसानों के मामले में हो, युवाओं के मामले में हो, महिलाओं के मामले में हो, स्कीम के बाद स्कीम। ये नहीं देखा जाता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन बौद्ध, कौन ईसाई, किसी भी धर्म का। ये देखा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उस तक जो है सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। अगर ये बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन कहां से करेंगे आप? तो स्पष्ट कर दे कांग्रेस पार्टी, स्पष्ट कर दे इंडिया गठबंधन, स्पष्ट करके कहे ना कि हम व्यक्तियों से, समाज से नहीं लेंगे, हम गरीबों के लिए कार्यक्रम लाना चाहते हैं, तो विषय रह जाएगा। यही तो बात हुई। मंगलसूत्र किसी का लेके किसी और को पहनाएंगे, तो क्या जिसका मंगलसूत्र लिया उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे? ठीक है, अब मैं जरा अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेती हूँ। आपका मोबाइल शायद पास में है, हमिंग की आवाज आ रही है नलिन जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। लेकिन अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसको लेकर निशाना साधा जा रहा है, फिर समाजवादी पार्टी इसमें बीच में क्यों आ रही है? ये सवाल पलट कर पूछा जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक साथ तो अपना कोई ऐसा मैनिफेस्टो या रोड मैप लेकर आया नहीं है, तो फिर उनका और कांग्रेस का आपस का मसला है। आप लोग को क्यों लग रहा है कि यह हार के शुरुआती लक्षण है? क्या बात है भाई, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, आरजेडी मिलके चुनाव लड़ रही है ना। और किस मुद्दे पे मिलके चुनाव लड़ रही है? राष्ट्र के मुद्दों पे। राष्ट्र के मुद्दे क्या है जिसपे नलिन कोहली ने बोला? युवाओं, महिलाओं, गरीबी की बात तो आप करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या करते हैं आप? महिलाओं के पास जब अत्याचार होता है, महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार होता है, तब तो आप चुप्पी साध जाते हैं, आपको सांप सूंघ जाता है। जब मणिपुर में महिलाओं को किस तरह से वहां पे निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती, तब महिलाएं कहाँ जाती है? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है, तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती है। उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय होता है तो आवाज नहीं निकलती है। गरीब की बात करते हैं आप। आपने कहा था हम आएंगे, देश के अंदर में रोजगार दे देंगे, और आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया। एक तरफ आप कहते हैं देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई। क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उन धन्ना सेठों के लिए बनी है या उन गरीबों के लिए भी बनेगी जिन गरीबों को आपने लाइन में ला रखा है? जिस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाए और 80 करोड़ लोग फिर भी 5 किलो चावल, 5 किलो आटा पे जी रहे हो, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? दूसरी बात आप कह रहे थे 40 साल से यहाँ पे विपक्ष की सरकार रही है। अरे भैया, लास्ट 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 25 साल ले लिया जाए, 25 साल में लास्ट 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल का हिसाब कौन देगा, जरा बताइए नलिन कोहली जी। 15 साल का हिसाब नहीं देंगे आप? 15 साल का हिसाब आपका क्या होता है पता आपको? आप अभी बताएंगे हमने शौचालय बनाया। ऐसे शौचालय आपने बनाया जिसमें दीवार है तो पानी है, पानी है तो दीवार। 10 साल हुए भाई साहब, बोलोगे कौन से 15 साल? 15 तो हो जाएंगे इस चुनाव के बाद। टोकिए मत, सुन लीजिए आप, हल्ला मत बचाइए। अरे आप क्या 15 साल कह रहे हैं, वो इस चुनाव के बाद होगा ना, 2029 तक। 15 आप कह रहे हैं मैं स्वीकार रहा हूं, लेकिन 15 हुए नहीं। नहीं भाई साहब गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो वाजपेयी जी नहीं, 10 हो गए, सुनिए आप, 15 हो जाएंगे। थोड़ा पढ़ लिख के आइए नलिन जी, आप तो समझदार आदमी हैं। वाजपेयी जी की सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते क्या आप? वाजपेयी जी की सरकार को आप अपनी सरकार नहीं मानते क्या? वाजपेयी जी के साथ आप मोदी जी 10 साल से है भाई साहब, आपको 15 साल हुए कि नहीं हुए? लिख कर आइए, आपको करना चाहिए। ऐसे वहाँ 40 साल गिनेंगे, किसी को कहेंगे पढ़ लिख लेंगे, हम पढ़ लिखते हैं भाई। मोदी जी की सरकार अलग होगी, वाजपेयी जी की सरकार अलग होगी। क्या शर्म नहीं आती? आप किस तरह की बातें करते हैं आप लोग बैठ के यहाँ पे? नहीं, वाजपेयी की सरकार 6 सालों के लिए थी, 15 के लिए 13 दिन 13 महीने थे और फिर 5 साल। 6.5 साल की सरकार को 5 बना दिया। नहीं बोला था। अनुराग जी, जब आप बोलेंगे कि 15 सालों से आपकी सरकार है, तो फिर आपको करेक्ट किया जाएगा कि भैया 10 सालों से सरकार है, क्योंकि उसके 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने करेक्शन ही किया है। उन्होंने करेक्शन किया है अनुराग भदौरिया जी। 15 सालों से सरकार नहीं है, उनकी सरकार रह चुकी है। वाजपेयी जी की 5 साल भी रही, 13 महीने भी रही, 13 दिन भी रही, लेकिन लगातार 15 सालों तक सरकार नहीं है। ठीक है, मुद्दे पर हाँ, नहीं मुद्दे। आप भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग मत कीजिए चित्रा जी। मैंने बोला लास्ट 25 सालों, लास्ट 30 सालों में अनुराग भदौरिया, मिस्टर अनुराग भदौरिया, प्लीज एक सेकेंड सर, मैं यहाँ पर अगर कोई भी गलत बोलेगा तो उसको करेक्ट करने के लिए बैटिंग करूंगी। और प्लीज ये तो रोना रोते हैं ना आप लोग टीवी स्क्रीन पर आकर, इसको रोना बंद कीजिए सर। अनुराग भदौरिया जी, रोज रोज नहीं चलेगा। नहीं, अगर आप एंकर पर टिप्पणी करेंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, प्लीज। ये बहुत गलत, आप लोगों ने बहुत गलत फायदा उठाकर रखा हुआ है। आपको कोई बोलता नहीं है तो आप लोग लगातार एंकर पर सवाल खड़े करते हैं। इनका ऑडियो डाउन कीजिए वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए। वरुण, बिल्कुल बैटिंग क्या मैं करेक्ट करूंगी। आप कह रहे हैं कि 15 सालों से लगातार सरकार है बीजेपी की, 15 सालों से लगातार सरकार नहीं है, 10 साल की सरकार है। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। और यहाँ पर एंकर बैठकर आपकी भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर उसको कहीं गलत लगेगा तो वो टोकेगा अनुराग भदौरिया। और प्लीज आपसे गुजारिश है, आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद कर दीजिए प्लीज। अनुराग जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन प्लीज यहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
अगर सवाल पूछना मेरा काम है तो आपको उसका जवाब देना होगा और आपको धैर्य से मेरा सवाल भी सुनना होगा। वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए, मंगलसूत्र वाला ये जो एजेंडा सेट किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, क्या वो नुकसान करेगा कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है सफाई देने के मुद्रा में आ गई है कांग्रेस पार्टी। या लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस ने जो एजेंडा सेट किया है अपने घोषणा पत्र के जरिए वो कामयाब हो जाएगा? वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आपकी शक्ति बढ़ाए रखें, आपका ध्यान रखें। जो आप आम जनता की बातें उठाते रहो। अभी आपने सामाजिक सरोकार का कल परसों रिपोर्ट माताओं की करी थी मथुरा से, मैं दोबारा उसकी आपकी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि आम जनता के जब तक सरोकार की बातें नहीं करेंगे नेता लोग, प्रवक्ता लोग, जब तक जनता को मतलब नहीं है, जनता उदासीन हो गई, इसलिए 10-10% कम वोट दे रहे। अब जो आप बात करो मंगलसूत्र की, देखिए एक स्त्री धन की जो बात चल रही है, स्त्री धन होता है हिंदू लॉ में, स्त्री धन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन नोटबंदी करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सारी महिलाओं का स्त्री धन हड़प लिया। और अब बात कर रहे हैं दूसरी पार्टी कांग्रेस आएगी तो ऐसे कर देगी वैसे कर देगी। इसका मतलब कुछ श्योर नहीं हो गया आप आओगे कि नहीं। आपको ध्यान है, आपको पता है, लोग महिलाएं घर में 20,000, 10,000, 50,000 अपनी हैसियत के हिसाब से छुपा के रखती हैं पैसा, और इमरजेंसी को काम आता है, वो इन्होंने निकाल लिया, तो वो तो बात ही समाप्त हो गई। अब ये क्यों आए मंगलसूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे क्यों आए? क्योंकि पहले फेज में इतना कम प्रतिशत हुआ वोट और उसमें ज्यादातर बीजेपी का वोट कम हुआ है, क्योंकि मैंने तो अनुभव किया इस बात का, तो ये परेशान हो गए। अभी 10 साल का हिसाब तो दे नहीं रहे। अब ये ऐसे टिप्पणी करना ये तो अच्छी बात भी नहीं है, किसी पे एंकर पे किसी पे मैं बतौरिया जैसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, जो दुनिया के देश के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी, पब्लिक परेशान हो रही है, उसका क्या होगा वो उस पे कोई नहीं बोल रहा। महंगाई, बेरोजगारी, ILO की रिपोर्ट आई है तो कहते हैं हमने बेरोजगारी दूर कर दी, तो पब्लिक तो समझ रही है ना इस बात को, क्या कर दिया इन लोगों ने। ये 10 साल की रिपोर्ट कार्ड नहीं देते, कांग्रेस ने ऐसा किया, गांधी परिवार ने ऐसा किया, उसके लोग ऊब चुके। अब मेरी आज भी बहराइच और गोरखपुर और वाराणसी, मऊ सब जगह बात होती है, मैंने भाई वोट देने क्यों नहीं जा रहे हो, तो कहना ऊब गए इन बातों से। तो मोदी जी को नया सिस्टम लाना चाहिए था कोई। और दूसरी बात, पहला गरीबों का क्या, पहला पूंजीवादियों का, जो पूंजीपति, जो इनकी पूंजीवाद की नीति है उससे भी लोग बहुत परेशान हो गए। अग्निवीर योजना, राजस्थान के लोग परेशान, बच्चे आ जाएंगे सेना में, जो मन में बच्चे। नलिन कोहली जी, रोजगार और महंगाई को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं, पूंजीपतियों का लेकर सवाल वो खड़े हैं आपके सामने। हाँ, मैंने सुना। हाँ, मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं 4-5 चीजें कहूंगा। पहली बात है कि राहुल गांधी जी अडानी अंबानी जी को गाली देते हैं, और अडानी जी जब जाते हैं कांग्रेस की सरकारों में तो बिल्कुल लाल कारपेट के साथ उनको स्वागत किया जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो या तो आप कहिए कि हमें नहीं चाहिए निवेश ऐसे पूंजीपतियों से। कांग्रेस पार्टी का ये रुख क्या है? उनको क्या लगता है कि आज दुनिया जो है अंधी हो गई है, बहरी हो गई, देख नहीं पा रही कि हो क्या रहा है, इनका स्टैंड क्या है? दूसरी बात, इन्होंने कहा महंगाई को लेके, तो प्रोफेसर साहब बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप निकाल दीजिए ना 10 साल यूपीए के मनमोहन सिंह जी की सरकार और 10 साल मोदी जी की सरकार। 6% पे महंगाई है, वहां पर दिखाइए 13%, 14, 15% तक गया था, 9-10 के नीचे कभी आता ही नहीं था। 10 साल में जो महंगाई लोगों की कमर टूट गई थी 12%, 11%, 13%, वो आज 6 के आसपास रखी गई है। तो ये जो है महंगाई नहीं लगती, ये 1950 में चले जाएंगे और कहेंगे 2%। ये ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। पिछले 10 सालों को देखिए, इस 10 सालों को देखिए। तीसरी बात पे आ जाइए, अग्निवीर पे इन्होंने कहा, अग्निवीर के इंडक्शन के लिए सैकड़ों हमारे युवा लग रहे हैं, सैकड़ों उनमें से आगे भी रह जाएंगे अपने सेना में, लेकिन इनको लगता है कि मैन्युफैक्चर करना। ये आखिरी बात इन्होंने कहा कि गरीबों की रीडिस्ट्रीब्यूशन और धर्म की बात की, इस पे भी हम आ जाते। भाई क्या कांग्रेस ने कहा है भाई? कोई इंडिया अलायंस का कोई है नहीं ना, गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा मुसलमानों का पहला अधिकार। यही बात मनमोहन जी ने भी कही थी, यही बात कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी लगातार कह रही है। हम कहते हैं गरीबों का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए, गरीबों को बांटना नहीं चाहिए धर्म के आधार पे। हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब हो सकता है, गरीब है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है। तो आप क्या कहेगो कि जो हिंदू गरीब है उसको नहीं मिलना चाहिए कुछ, क्योंकि मुसलमान को पहला अधिकार होगा? ये तो बिल्कुल संविधान की सोच के विपरीत है। तो हम इस बात की पूरा रख रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस की पुरानी राजनीति है कि मुसलमानों को एक दर्जा का बात करके गरीब रखना, दर्जे की बात करके बहकाने वाली बात है। हम कह रहे हैं सारे बराबर होंगे, और यही मोदी जी की कार्यक्रम है। आखिरी बात, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो भैया समझा दीजिए ना किसका वेल्थ? एक स्पष्टीकरण ले आइए, 2 मिनट का स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री जी पे वार कर रहे हैं।
चित्रा जी। ठीक है, और ये सारी की सारी सियासत दरअसल आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को महिला वोटर्स के लिए है क्या दानिश कुरैशी जी? क्योंकि हैदराबाद में जहां से आपके मुखिया AIMIM के मैदान में है, वहां पर भी माधवी लता को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दूसरी जगहों पर भी जहां जहां प्रधानमंत्री आते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं आती हैं, महिला वोटर पर भी खासतौर से नजर है। इस वजह से ये मंगलसूत्र वाली सियासत है क्या? क्या पढ़ पा रहे हैं आप इसके भीतर, और अपने आप को AIMIM कहां देख रही है? देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूँ कि हम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर तो लड़ाई है लीड की। मुझे लगता है कि दूर दूर तक कहीं माधवी लता जी जो है वो कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं है, वहां तो लीड की लड़ाई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान नरेंद्र मोदी जी इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नलिन कोहली जी ने बहुत सारी बातें बताई कि क्या इस्तेमाल करना चाहती है या कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस नहीं करना चाहती। लेकिन आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो व्यक्ति हैं वो ये कहते हैं कि उन जिनके ज्यादा बच्चे हैं, तो किनके ज्यादा बच्चे हैं? अरे बच्चे तो मेरे अपने घर में भी हैं, उनके बच्चे नहीं है। अब उनके नहीं है तो इससे मतलब क्या हो सकता है? सवाल ये है कि ये जिस तरीके का भाषा का स्तर देश के प्रधानमंत्री पद का रहा, आज पहली बार देश पे पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, कांग्रेस के भी रहे, बिना कांग्रेस के भी रहे, इवन भाजपा भारतीय जनता पार्टी के भी रहे, लेकिन इस तरीके का स्तर नहीं देखा गया। कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि पहले चरण के जो चुनाव है उसमें मोदी जी का जो ये कहना है कि अगर आपने उनको चुना विपक्ष को तो कहीं ना कहीं ये सत्ता में आ जाएंगे, इस तरह से करेंगे। इसका मतलब ये निकल के आता है, उसको अगर आप ठीक से एनालिसिस करें तो नतीजा ये निकल के आता है कि मोदी जी ये चीज भांप चुके हैं कि भाई अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, इसीलिए होकर इतना एग्रेशन और इतना जो वो दिखाई दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इससे पहले मैंने नहीं सुना कभी ऐसा। मैं कुछ कहूं इसमें? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसके पहले इतना आक्रामक तरीके से, क्योंकि 102 सीटों पर जो जी बोलिए। मैं एक वाक्य में कहूंगा, क्योंकि दानिश साहब ने भाषा और उसके स्तर के बारे में टिप्पणी की और मोदी जी पे उन्होंने राजनीतिक वार किया, तो उन्होंने कहा ये स्तर इन्होंने गिरते हुए कभी नहीं देखा। तो दानिश साहब सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर देख ले और वहां उनके अति वरिष्ठ पहले परिवार जो है अकरमुद्दीन अवैसी साहब की भाषा को सुनिए। अरे ओ हिंदुस्तान की पुलिस, 15 मिनट जरा घर में जाओ फिर हम बताएं, और जो तालियां बज रही थी। अब ये मुझे बता दीजिए कौन सा स्तर है और इस स्तर को कितना ऊपर आप मानते हैं? थोड़ी इस पे भी अगर आप टिप्पणी कर लें तो फिर मुझे लगता है किसी और के स्तर के बारे में बनने के आपके शायद कोई अधिकार बन सकता है। नहीं, बिल्कुल जवाब दो। देखिए दिक्कत ये है, देश में एक महिला मेंबर पार्लियामेंट है, संगीत जी उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूं। देश में एक महिला मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब देश में चाकू पे धार करने की बात करती हैं, उस पर लाइन क्लियर नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे एक कद्दावर नेता के बेटे हैं, भाई साहब प्रधानमंत्री जी ने निंदा की, क्या निंदा? अरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं निंदा की। अरे आगे तो सुनिए, आगे तो एक व्यक्ति ये कहता है कि इनको गोली मारो। ओवैसी साहब ने कहा निंदा की अपने भाई की। अरे क्या बौखला रहे? अरे क्यों बौखला रहे हैं? सुनिए, उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है पार्टी से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसको पार्टी से टिकट नहीं मिला, ये बताइएगा गुरुकुल पे। मैं फिर बोल रहा हूँ टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। आप बताइए ना दानिश साहब, आप बौखला रहे हैं, टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, अनुराग ठाकुर को टिकट नहीं मिला, क्या बात कर रहे हैं? बौखला गए हैं। अच्छा बताइए ना, ओवैसी साहब ने अपने भाई और भ्राताश्री के ऊपर में कोई टिप्पणी दी है? बता दीजिए। पार्टी में कोई बोला कि नहीं ये राजनीति से मैं इनको हटा रहा हूं? बता दीजिए ना भाई साहब। कोहली साहब, आप जाके देख लिए, वो मामला अदालत में था और जेर अदालत पूरा भी हो गया। अब आपको दिक्कत क्या है कि मोदी जी से तो कोई अब अदालत आ गया सुप्रीम। पर मैं आप अपने व्यक्तिगत ख्याल तो बताइए, अपने व्यक्तिगत विचार तो बताइए। अभी नहीं आप दूसरे की भाषा पे टिप्पणी देने के लिए कूद रहे थे, लपक कर कूद रहे थे। अब जब आपके ऊपर आ गया तो कोर्ट का मामला आ गया। तो भाई ऐसा है, कांग्रेस गई ना किसी के पास। तो मतलब ये बात बताइए, अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा तू मैं की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, संगीत रागी जी को मौका देते हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास। संगीत रागी जी, ये सवाल तो पूछे, अचानक से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है।
अब तक पहले चरण के मतदान तक हम सब ने देखा संगीत रागी जी कि किस तरह से राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी, हिंदुत्व, राम मंदिर, इसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरे में लग रही थी। अचानक से ये मंगलसूत्र वाला और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो वाला जब बयान सामने आएगा तो पलटकर पूछा जाएगा कि ट्रैक बीजेपी ने क्यों चेंज किया है। देखिए चित्रा जी, ये कई बार चुनाव में आवश्यक हो जाता है कि बहुत राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को भी उठाया जाए। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो इस देश को विभाजित करने वाला घोषणा पत्र है। मैं ऐसा बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। यही इंडिया गठबंधन का एक घटक डीएमके है। 1977 ये मद्रास हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया हुआ है। ये डीएमके का एफिडेविट फाइल किया हुआ है, उनके सरकार का एफिडेविट है। हिंदू मंदिरों से जो चढ़ावे देवी देवताओं के गले पर चढ़ाया जाता है, 5 लाख किलो सोना, फिर याद करा दूं आपके दर्शकों के लिए, 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीना गया है और उसे मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आरबीआई के साथ जमा करके 11 करोड़ के आसपास जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट आता है, जिसका उपयोग मंदिरों के भलाई के लिए नहीं है, बाकी अन्य धर्मों के भलाई के लिए भी किया जाता है। ये डीएमके की सरकार का, ये तमिलनाडु में ऑलरेडी हो चुका है। 20,000 मंदिर ऐसे हैं तमिलनाडु के यहां जहां दोनों टाइम पूजा अर्चना होना संभव नहीं हो पाया है उनकी जमीनों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर से कहा गया है कि हम 2000 और किलो सोना जो है वो हम हिंदू मंदिरों से लेना चाहते हैं और उसको हम गला करके आरबीआई के साथ रखना चाहते हैं। एक तरफ ऐसी घटना जो सबके सामने हो रही है, दूसरी हिस्सा देखिए जरा सा, वक्फ बोर्ड कानून किस प्रकार से जो भी होता है एनिमी प्रॉपर्टी तक को वक्फ बोर्ड कानून, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहां है? जो हिंदुओं की जमीन आक्रांता मुस्लिम आक्रांताओं ने छीना था वही इस्लाम के नाम पर जमीन है। उनके बाप दादे की थोड़ी जमीन थी ये कोई। उन्हीं आक्रांताओं ने हिंदुओं से जो छीना जमीन वो आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनी हुई है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो बात नहीं किया है। हिंदू मंदिरों के बारे में तो बहुत बात किया जाता है। और उसी में जब राहुल गांधी आकर के कहते हैं, वही राहुल गांधी जो मुस्लिम लीग के साथ चुनाव मिलकर के लड़ रहे होते हैं, अपने झंडे गवा चुके होते हैं, तो ये शक होना पैदा करना, और प्रधानमंत्री ने वाजिब सवाल उठाया है कि आप किन ताकतों के हाथों में आप देश को देना चाहते हैं। वो ताकतें जो हिंदुओं के संपत्ति छीन लेते हैं, उनके मंदिरों की संपत्ति छीन लेते हैं, और जो मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो जाते हैं। एक दूसरी बात, अभी भी एक बात आई कि भाई देखिए, प्रथम फेज के बाद अरे कांग्रेस पार्टी को एक कैंडिडेट तो मिल नहीं रहा है लड़ने के लिए। उसके गुजरात के अध्यक्ष से लेकर के सब जगह उसके प्रवक्ता भाग भाग करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी एक ही जगह पे 4-4 बार कैंडिडेट बदलने का रिकॉर्ड कायम किया है। समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश यादव के हम किसको लड़ाएं या उसको लड़ाएं। जो इलेक्शन के कैंपेन इलेक्शन होने के एक सप्ताह पहले अपना कैंपेन शुरू करने की हिम्मत नहीं रखता हो, वो पार्टी का दे बस 10 सेकंड और 10 सेकंड और। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब लोकतंत्र की बात करे तो ऐसा ही लगता है जैसे राक्षस कोई वेद मंत्र उच्चारण करने के लिए प्रवचन कर रहा हो। जो पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए अपराधियों के अनुराग भदौरिया जी, ये बात तो सच है ना। देखिए, आज हम 7:30 बजे मेरठ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। मैंने ही किया है वहां पर जाकर, और वहां पर भी हम पाएंगे पहले एक कैंडिडेट को दिया, 17 दिन के बाद उसका टिकट चेंज कर दिया, फिर दूसरे को दिया, उसका टिकट काट कर फिर एक महिला उम्मीदवार लेकर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो कई जगह देखने को मिले हैं समाजवादी पार्टी में भी। और जब गुजरात की सूरत का ही हवाला हम ले लें, आप बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बीजेपी ने ये कर लिया वो कर लिया। भैया, आपका जो वहां पर सूरत का कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, उसने ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वहां पर अलग से प्लान तैयार करके रखा हुआ था, जिसके बाद फिर वो खारिज हो जाता है उनका पर्चा। उसके बाद बीजेपी निर्विरोध जीत जाती है। तो इसके लिए बीजेपी कैसे दोषी हो गई? ये सवाल तो बड़ा है ना अनुराग भदौरिया जी। नहीं, हाँ बिल्कुल सही। पहले मैं थोड़ा अब चुप रहो, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इनको चुप कराइए। अरे चुप कराइए इस व्यक्ति को। देखिए, मैंने आपको बोला चित्रा जी, अब चुप कराएंगे नहीं। अनुराग भदौरिया की आवाज डाउन कर देंगे चित्रा जी, उसमें तेज आ जाएगी, वहाँ पे आप नहीं आवाज डाउन कर पाएंगी।
इसको इसी की आवाज में उठाता हूँ। देखिए वहाँ अनुराग तो आप भदौरिया जी, संगीत जी एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए आपका ऑडियो डाउन किया गया था, मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नहीं। संगीत जी आपसे गुजारिश है, वो बोल रहे हैं, आपको उनको सुने जिस तरह से धैर्य दिखाकर उन्होंने आपको सुनाया है। बोलिए अनुराग जी। सुनिए, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 98 से लेकर 2004 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2014 से 2024 तक बीजेपी की। तो 25 सालों में 15 साल बीजेपी की सरकार थी। मैंने क्या गलत बोला जो आप दोनों मिलकर टूट पड़े मेरे ऊपर में? आप भी टूट पड़ी कि नहीं गलत बोल रहे हो? क्या आप बताइए क्या गलत बोला मैंने? और फिर आप कह रहे हो अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कर दो। अरे टूट नहीं पड़े महाराज, आपको बस बता रहे थे लगातार सरकार नहीं थी। ठीक है, नहीं मैंने गलत बोला तो बता दीजिए। सरकार थी। अब मेरी बात गलत बोला ना। अब इनकी आवाज डाउन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारों की भी उम्र जो संगीत जी अब उनको बोल लेने दीजिए। संगीत जी प्लीज, अनुराग जी बोल नहीं पाए हैं, अभी उनके मन में बहुत सारी बातें, उनके भी मन की बात सुन लीजिए। संगीत जी प्लीज ऑडियो डाउन कराइए ना। मेरा तो ऑडियो डाउन हो जाता है। यही होता है इस देश के अंदर में। कमजोर जो विपक्ष है उसको दबाने की कोशिश है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ये देश की क्या बात हो गई? भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में आपको क्या लग रहा है बीजेपी बैठ के चैनल का ऑडियो डाउन करवा रही है? ऐसे झूठे बातें क्यों कहते हैं आप? ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? तथ्यों पे आइए। मतलब ये क्या आज तक चैनल का ऑडियो हम लोग कंट्रोल करते हैं? जनता आपको वोट नहीं दे रही तो आप परेशान में क्या करो बताइए? बातें करके अब इनके ऑडियो डाउन करके दिखाइए। चित्रा जी देखिए कितनी हिम्मत है आपकी। जरा धमकी देकर दिखाइए, पूरा देश देख रहा है। दीजिए धमकी। देखिए अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड। नलिन जी प्लीज, ठीक है नलिन जी प्लीज, अनुराग जी देखिए ये शो लाइव जाता है। सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, नलिन कोहली जी, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। सबका मेरी बात सुनिए सर। अनुराग भदौरिया जी, हमारे दर्शकों का जो वक्त है वो बहुत कीमती है। हम यहाँ पर बैठकर फालतू की बात करें, एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें, किसका ऑडियो डाउन करना है किसका नहीं डाउन करना है। सर मैं इस कुर्सी पर बैठी हुई हूँ अगर, तो मेरे अंदर वो योग्यता है। मुझे किसी की सिफारिश पर किसी को ऑडियो डाउन करने की जरूरत नहीं है। मुझे जिसको लगेगा जो गलत बयानी करेगा, बात नहीं मानेगा, उसको ऑडियो डाउन। आपने एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी जिसके बाद अनुराग जी आपका ऑडियो डाउन था। अब आप मुद्दे की बात करेंगे, आपका ऑडियो अप कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरा या बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखिए। जो दर्शक आपको देख रहा है अनुराग भदौरिया जी, उसके समय का थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर दें। आप मुद्दों की बात करते हैं, एंकर और किसको ऑडियो डाउन करना है किसका नहीं करना है इसको छोड़ देते हैं। समय खराब हो रहा है इससे। अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर बोलिए अपनी बात। इतना ज्ञान अगर आपने नलिनी कोहली को दे दिया जाता तो हमें अपनी बात कहने का मौका मिल जाता, लेकिन वो ज्ञान आप उन्हें दे नहीं पाएंगे। खैर छोड़िए। देखिए इस देश के अंदर में हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो राष्ट्र के मुद्दे, जो जनता के मुद्दे, उस पर देखो अभी तक संगीत रागी जी कहते हैं प्रोफेसर, पता नहीं कहाँ के प्रोफेसर है, कौन है हमें पता नहीं, हमें तो समझ में आता नहीं कैसे प्रोफेसर है, क्योंकि वो समाज की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी नफरत की आग बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कहाँ का सोना कहाँ का चांदी क्या गिना रहे हैं, बट ये नहीं गिना रहे हैं कि इस देश के अंदर में बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, लोग परेशान है, घर में हर व्यक्ति परेशान है कि कैसे उसकी महंगाई से दूर हो। आप इनको ऑडियो डाउन नहीं करेंगे, आप दिक्कत है। अभी मैं बोलता तो ऑडियो डाउन हो जाता। खैर चलिए सुनिए रागी जी, मुझे लगता है अगर ऑडियो डाउन करवाने और अप करवाने के लिए अनुराग भदौरिया जी आप बैठे हुए हैं तो दानिश कुरैशी और वरुण पुरोहित से मैं बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। सीधे वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए, मुद्दों की यहाँ पर बात होनी चाहिए, सीधे आपका रुख करते हुए। लेकिन एक बात तो है ना, एजेंडा नहीं। अनुराग भदौरिया जी आप लगातार आधे घंटे तक, मैं तब से देख रही हूँ, आपकी अगर इज्जत यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब इसलिए क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको पूरी इज्जत दी जाएगी, लेकिन अगर यहां पर बैठकर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे और आप चैनल को बताएंगे, पीसीआर में जो लोग बैठे हुए हैं वो यहां पर अपने दिमाग से काम करते हैं अनुराग भदौरिया जी, और आज तक में बहुत बड़ी टीम काम करती है इसके लिए। कोई एक व्यक्ति आकर यहां पर लांछन लगाकर नहीं जा सकता। और अनुराग जी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, अपनी इज्जत आपके हाथ में है, अपनी इज्जत बचा के रखें। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आखिरी बार आपको कह रही हूँ, इसके बाद सर मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अगर आप ऑडियो डाउन करने या अप करने की बात करेंगे, आप सबका समय खराब, आप दानिश कुरैशी का भी समय खराब कर रहे हैं, आप वरुण पुरोहित जो विपक्षी दल के चेहरे बैठे हुए हैं उनका भी समय खराब कर रहे हैं। वरुण जी ने कितनी अच्छी बातें कही, दानिश कुरैशी भी अपने मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन आप बार बार आकर समझा रहे हैं कि चैनल में किसका ऑडियो डाउन करना है किसका नहीं। कितनी ये गलत बात है अनुराग भदौरिया जी। बिल्कुल गलत बात है। आप गलत बात करती हैं कि मैं 25 साल में 15 साल बीजेपी का बोल दिया आपने, मैंने ऑडियो डाउन करने की बात करने लगे। कमाल की बात कर रहे हैं, बोलना मुश्किल कर दिया आपने।
और यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता बीजेपी सपोर्टर बोलेंगे तो आप ऑडियो डाउन नहीं करेंगे। मेरे बीच में, मैं किसी के बीच में बोला क्या? बताइए आप। मैं रागी जी के बीच में बोला, मैं नलिनी जी के बीच में बोला, आप मुझे धमका रही बैठ के, हर बात मुझे धमका रहे हैं। जी ये गलत हो रहा है। कहाँ का प्रोफेसर हूँ चित्रा जी? सम्मान के साथ पता ही नहीं कहाँ के प्रोफेसर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? गलत चीज को पकड़ के गलती करके सब पे वार कर रहे हैं। किसी के व्यक्तिगत चीजें सुनने के लिए क्यों एंकर पे इतनी बातें कही जा रही है? हिंदुस्तान है, मतलब एक तो गलत बयान आए, फिर एंकर ने उनको ठीक बोला, मैंने पहले बोला, अब उस पे पकड़ गए कि गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। और कुछ नहीं तो आप थोड़ा सम्मान के साथ लोगों से बात करेंगे। ये क्या हो गया इतना व्यक्तिगत बनाकर? आपको क्या लगता है हम लोग सब अपना काम धंधा छोड़ के आए आपकी गालियां सुनने के लिए? ऐसे थोड़ी ना होता है। एंकर अपना काम कर रही है, हम अपना काम करते हैं, श्रद्धा के लिए आते हैं कि हम आज तक के शो में बैठेंगे, जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। और आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप बैठ के यहाँ सबको अपने हिसाब से गालियां करना शुरू कर देंगे? अरे कमाल हो गया अनुराग जी। जाइए किसी अखाड़े में जाकर ये सारी चीजें करिए। शब्दों के साथ हमारे साथ मत खेलिए। हर चीज की एक सीमा होती है और हर सीमा को आप पार करे जा रहे हैं। कभी एंकर पे वार, कभी मेरे पे वार, कभी संगीत राजनीति पे वार। हो क्या गया आपको? तथ्यों पे क्यों नहीं बात करे? तथ्यों के ऊपर में एक वाक्य नहीं बोला आपने। व्यक्तिगत वार करते जा रहे। कहां से पढ़ के आते, कहां से वो करके आते। एंकर ये करे, कौन है आप जो हमें बताएंगे हम कैसे पढ़ते हैं? आज तक के चैनल के दर्शकों का जो वक्त है वो बहुत कीमती है। इस वजह से अनुराग भदौरिया जी, मुझे लग रहा है, और ये लाइव डिबेट शो है, इसमें कुछ भी एडिट करके नहीं दिखाया जाता है। ये लाइव डिबेट शो है, जनता फैसला करे कि आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन आज आप बिना तैयारी के बैठे हुए थे। और यहां पर मुझे वो पुरानी वाली कहावत याद आ गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये आपके ऊपर लागू होता है, लेकिन जब बिना तैयारी के कोई कुतर्क करने लगता है तो उसके ऊपर ये कहानी जरूर, ये लाइनें चरितार्थ होती हैं। वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए मुद्दे की हम बात करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है और कांग्रेस पार्टी उसमें फंस गई है? वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, मैं फटाफट क्यों, टाइम वेस्ट हो गया, फटाफट कहता हूँ। इन्होंने जो बात की अग्निवीर की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। राजस्थान का युवा उससे परेशान। दूसरी बात, मेडिकल सिक्योरिटी के बाद तो इन्होंने जो इनका जो प्लान है 5 लाख का, इन्होंने कहा 70 साल से ऊपर को कर देंगे। बाकी क्या करेंगे भाई? हम चिरंजीवी योजना लाए, 25 लाख की आप ला सकते थे, 5 लाख की लाते, नाम बदलते थे, सबको कवर देते मेडिकल का। वो आपने सामाजिक सुरक्षा नहीं देश को दी। अभी इन्होंने मंदिर की बात की, रागी जी ने, भाई 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं किया कुछ? आप कर सकते थे। जब कृषि कानून लाए फटाफट फिर वापस लिए, तो इस पे भी कर सकते थे सोल्यूशन। नहीं किया 10 साल तक, क्योंकि आपको 10 साल और हिंदू नाम पे वोट मांगने थे। अब आप बात करो टिकट की बात कर रहे हो, मैं आ रहा हूं उस बात पे। क्यों? मैं कई लोगों से बात मेरी अधूरी रह गई थी, यूपी में भी हुई, सब जगह हुई। जो टिकट वितरण है, विपक्ष को भी आशा नहीं थी कि जनता इतनी उदासीन हो जाएगी। टिकट वितरण में जो इतनी लचर व्यवस्था रखी है विपक्ष ने, उससे विपक्ष को नुकसान हो रहा है। मोदी जी अपना एजेंडा अपना सेट करते हैं, उसे ट्रैप में आ जाते हैं। भाई उन्होंने मंगलसूत्र की बात की, आप क्यों ट्रैप में आ रहे हो? आप अपनी पार्टी का मजबूत करो, अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करो, उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे। वो कोई बॉल फेंकते हैं, फिर आप उसके अंदर आ जाते हो। तो यही तो ये चाहते हैं, ये कोई मुद्दा उछाले और आप पीछे पीछे भागो। आप बात ही मत करो। आप जिस आदमी को पसंद नहीं करते उसको बाइकआउट करो, बात क्यों लेते हो? सबसे ज्यादा तो प्रचार आप करने लग जाते हो मोदी जी का। आप देखो सोशल मीडिया पे जो बीजेपी के लोग मोदी जी की फोटो नहीं डालते, मैंने कई बार मेरी पार्टी और इन सबको समझाया, भाई आप क्यों डालते हो? तो आपके नेता ही नहीं, आप अपनी नेता की डालो, दूसरे नेता की क्यों इतना प्रचार करते हो? ये सारी बातें हैं, जनता इस चीज से परेशान है। आज जनता की हालत हो गई है कि वो किसी को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए उदासीन हो गई जनता। क्योंकि मैंने आप पिछली बार भी कहा था, बीजेपी का जो परसेप्शन था, पार्टी विद द डिफरेंस, तो अटल जी अडवाणी जी के युग के साथ चला गया। मोदी जी नेता विद द डिफरेंस आए थे, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचारियों को, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टी को, उनको लेकर अपनी पार्टी में ले लिया और उनको उपकृत कर दिया, तो वो इमेज भी खत्म हो गई। पब्लिक कहां जाए? इसलिए उदासीन हो गई। अब ये चुनाव आयोग में गए, क्यों गए चुनाव आयोग में? आपको क्या जरूरत थी? इनका नेता त्रिपुरा का आज कहता है सबसे ज्यादा वोट डालोगे तो 2 लाख रुपए मैं दूंगा। ये उल्लंघन नहीं है आचार संहिता का? और जो इलेक्शन कमीशन में नहीं थी क्या बुद्धि? हर साल मई में, जून में चुनाव होते हैं, हर बार, पिछली बार भी हुए, तो गर्मी तो होती है, सबको पता है। वो तो स्काईमेट से लेके सारे एक्यूवेदर सब बताते हैं कि गर्मी होती है। तो वो आप क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो ना, घबराहट हो गई कि वोट ज्यादा बढ़ो। हमारे पास आखिरी के 3 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। नलिन कौली जी पहले आप, उसके बाद संगीत जी और दानिश जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। नलिन जी। देखिए, ऐसा मैं चित्रा जी इतना ही कहूंगा, पुरोहित जी का अधिकार है कि वो ये बातें रख ले कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। लेकिन पुरोहित जी, सम्मान के साथ कहूंगा, जितनी चीजें की हैं मोदी जी ने 10 साल में, एक उनमें से वो भी गलती से गिना देते। 50 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत का स्कीम है, 50 करोड़ से ऊपर लोगों के बैंक अकाउंट खुले, आज तक खुले नहीं इस देश में। 12 करोड़ महिलाओं के शौचालय बने इज्जत घर के नाम से, 12 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं हर 3-4 महीने में। काम हुए, सड़कें जो है पिछले 10 साल में उतनी बनी है, हाईवे जो 50 साल में जितने बने थे उससे ज्यादा गति पे। 10 साल में 50,000, पहले 70 सालों में 90,000।
तो इसमें काम हुए, आप वो गिनाते हो क्या नहीं हुए, क्यों नहीं गिनाते क्या हुए? 70 साल में आप भी आ गए ना, मोदी जी के 5 साल, अटल जी के भी आ गए, वही तो मैं कह रहा हूँ आपने। दानिश कुरैशी जी, नहीं ठीक है, उनको बोलने दीजिए। अब दानिश कुरैशी जी की बारी है। दानिश कुरैशी जी, चूंकि आप लोगों ने महाराष्ट्र, हैदराबाद तो आपका गढ़ ही है, हैदराबाद के अलावा हमने देखा था कि तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी आपने सीटें जीती थी और 5 सीटें आपको विधानसभा में बिहार की भी आई थी। लेकिन जब हम बिहार आएंगे, पटना से बेगूसराय के रास्ते, चूंकि मैं रिपोर्टिंग करके आ रही हूँ, यहाँ पर 6 लेन गंगा के ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, तो वो काम के आधार पर भी तो वोट मांग रहे हैं। क्या ये काम में नहीं गिना जाता है, या आपको लग रहा है जितनी उम्मीदें जगाई गई थी उतनी उम्मीदें पूरी नहीं की गई? दानिश कुरैशी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक तमाम सरकारों ने काम किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है किसी सरकार में कम हुआ, किसी में ज्यादा हुआ, लेकिन नलिन कोहली जी जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने मैं जो आंकड़े गिन रहा था, अनकरीब उन्होंने 150 करोड़ के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ योजना गिना दी, किसी की कुछ योजना गिना दी, किसी की कुछ योजना गिना दी, किसी की कुछ योजना गिनाकर ये बता रहे हैं कि अनकरीब 150 लोगों तक और 150 करोड़ लोगों तक उन्होंने सारी योजना पहुंचा दी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है चित्रा जी जो वो बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर की बात कि अगर आप बात करती हैं बिहार की या किसी भी जगह की, तो मुझे ये बता दीजिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और अगर देश के प्रधानमंत्री पद की बात की जाए तो उनकी भाषा अगर आप देखेंगे तो वो राज्यों के साथ में जिस तरीके का मिसबिहेव करते हैं कि अगर दूसरे की सरकार का है वहां पर किसी और की, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखिए अगर हमारी सरकार आएगी तब आपको डबल फायदा मिलेगा। मतलब वो सीधे तौर पे कहते हैं कि आपको केंद्र से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस तरीके के आरोप दूसरे राज्यों में हो गए। सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि दूसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी उसके बाद पारा और ज्यादा चढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मंगलसूत्र वाला ये जो बयान है उसके जरिए अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश में जुट गई है बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं पलटवार। अब किसकी बातों में ज्यादा दम दिखेगा, इसका फैसला तो जनता को करना है 26 तारीख को, जब अगले यानी कि दूसरे चरण का मतदान होगा। लगातार हर एक जानकारी, हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए बिहार के मोकामा से दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।